वेलकम टू टुडेज लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम 2018 का पेपर 2 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कब का पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट कोड है फॉर फॉरेंसिक साइंस। ये जो आपका पेपर है ये है आपका दिसंबर 2018 का पेपर है। कब का पेपर है? दिसंबर 2018 का पेपर 2 डिस्कस हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, बट क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 51 है, क्योंकि पहले के जो 50 क्वेश्चन है वो पेपर 1 से होते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 हमने करना नहीं है डिस्कस, पेपर 2 हमने करना है डिस्कस। तो हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 51 आपसे पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आपके पास है कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आपको अरेंज करना है कैसे ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में आपको इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अरेंज करना है। तो कौन कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं यहाँ पे? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, नेफ्ता है, वैक्स है, एविएशन फ्यूल है और गैसोलीन है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे इनको अरेंज करना है। यहाँ पे आपके कोड्स हैं, लाइक 15423 15 ऐसे 14523 लाइक दैट। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, फिर ज़्यादा होगा, फिर ज़्यादा होगा, फिर और ज़्यादा होगा, तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट कौन से प्रोडक्ट का होता है? सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। इसका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। ठीक है, और वैक्स का सबसे ज़्यादा होता है। तो वैक्स सबसे लास्ट में ही आएगा, वैक्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, वैक्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वैक्स सबसे लास्ट में आ जाएगी। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। अब नेफ्ता आ जाएगा, एंड देन फिर एविएशन फ्यूल एंड गैसोलीन। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है वैक्स का, उसके बाद किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो वो है एविएशन फ्यूल। तो हम पहले लिख लेते हैं वैक्स। वैक्स के बाद कौन सा ऐसा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिनका आपका बॉइलिंग पॉइंट जिनका ज़्यादा होता है? एविएशन फ्यूल। एविएशन फ्यूल के बाद किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है? तो वो होता है गैसोलीन का। गैसोलीन के पहले क्या आ जाएगा? फिर नेफ्ता बच गया, नेफ्ता। एंड सबसे पहले हमने तो बता ही दिया है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी से हम कहते हैं, जिसे आप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हो, तो एलपीजी। तो एलपीजी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, उसके बाद नेफ्ता, उसके बाद फिर गैसोलीन, एविएशन फ्यूल एंड वैक्स। तो ये इनके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे हमने इनको अरेंज कर लिया। तो कैसा आ जाएगा अरेंजमेंट? फर्स्ट, देन सेकेंड, देन फिफ्थ, देन फोर्थ एंड थर्ड। तो ये वाला अरेंजमेंट कहाँ है? 1 2 5 4 3, 1 1 2 5 4 3। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, 1 2 5 4 3। तो ये आपका करेक्ट अरेंजमेंट है इंक्रीजिंग ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का। तो एलपीजी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एलपीजी का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। एलपीजी का बॉइलिंग पॉइंट होता है -42 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद नेफ्ता का होता है 35 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद गैसोलीन का होता है 100 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बॉइलिंग पॉइंट्स में लिख रही हूँ। एविएशन फ्यूल का होता है 175 टू समथिंग 285 डिग्री या 300 के आसपास एविएशन फ्यूल का बॉइलिंग पॉइंट होता है। वैक्स का बॉइलिंग पॉइंट होता है 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन हेयर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है। सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सा आपका होता है? मेड्यूला।
ठीक है, कैसा होता है स्ट्रक्चर, ये आपका हेयर का स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर हम बनाएं तो अगर मेड्यूला प्रेजेंट है तो मेड्यूला रहेगा, सबसे इनर मोस्ट चीज मेड्यूला ही रहती है। ठीक है, ये है आपका मेड्यूला, जो बाहर का लेयर हुआ वो है क्यूटिकल, जो अंदर पे रह गया वो है, यहाँ पे जो भी चीजें होती हैं ये कहलाती हैं कॉर्टेक्स, और स्केल्स जो इसके बाहर में जो पैटर्न्स रहते हैं वो कहलाते हैं स्केल्स। ठीक है, तो इनर मोस्ट लेयर क्या है, इनर मोस्ट लेयर आपकी मेड्यूला ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे पूछ रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, पोर्टलैंड सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में अ मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन, क्ले एंड अदर मिनरल्स आर हीटेड अराउंड विच टेम्परेचर, तो कौन से टेम्परेचर में हीट करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के टाइम पे। सो व्हाट इज द टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर बताना है। तो आपके पास ऑप्शंस है 1025 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 1450 डिग्री सेंटीग्रेड और 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब पोर्टलैंड सीमेंट बनाते हैं तो क्ले, लाइमस्टोन और बाकी सारे मिक्सचर को हाई टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तब जाके वो पोर्टलैंड सीमेंट बनता है। तो वो आपको टेम्परेचर बताना है कि कौन से टेम्परेचर में आप जब पोर्टलैंड सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो कौन सा टेम्परेचर यूज करते हो। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1450 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज योर करेक्ट आंसर। 1450 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करना पड़ता है इस मिक्सचर को, तब जाके ये बनता है आपका पोर्टलैंड सीमेंट। अगर कभी क्वेश्चन में 1450 नहीं आता, अगर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड भी आता है तो ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 1400 और 1500 समथिंग का जो टेम्परेचर होता है वो पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन जेनेरिक क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर टाइप। तो पॉलीमर टाइप का जेनेरिक क्लासिफिकेशन डिटरमिन करने के लिए आप कौन सा टेक्निक यूज करते हो। तो आप लेजर माइक्रोस्पेक्ट्रल एनालाइजर यूज करते हो, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस यूज करते हो, पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप यूज करते हो, या पोलैरोमीट्री यूज करते हो। तो जब आपको किसी पॉलीमर का जेनेरिक क्लासिफिकेशन देखना है, उसकी जेन्युइनिटी और कौन से क्लास को बिलोंग करता है वो पर्टिकुलर पॉलीमर, अगर आपको ये डिटरमिन करना है तो आपको कौन सा एग्जामिनेशन चूज करना पड़ेगा। तो आपको चूज करना पड़ेगा डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। क्या चूज करना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। तो इसे आप DTA भी कह सकते हो, DTA नहीं तो TGA। TGA क्या है आपका, थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस। थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस। तो DTA या TGA आप यूज करके जेनेरिक क्लासिफिकेशन किसी भी पॉलीमर का पता लगा सकते हो, और वो कौन से क्लास को बिलोंग करता है वो पर्टिकुलर पॉलीमर, ये आप पता लगा सकते हो। तो पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी कोई यूजफुल नहीं है, पोलैरोमीट्री भी कोई यूजफुल नहीं है, लेजर माइक्रोस्पेक्ट्रल एनालाइजर भी यूजफुल नहीं है, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस या थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस ही यूजफुल होता है पॉलीमर का जेनेरिक क्लास डिटरमिन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन हेयर इंक्लूड्स न्यूक्लियर DNA। तो कौन सा ह्यूमन हेयर का ऐसा पार्ट है जो न्यूक्लियर DNA कंसिस्ट करता है। बहुत इजी स्ट्रेट क्वेश्चन है, आपका जो रूट है, हेयर रूट है, वही ही DNA कंसिस्ट करता है, वही ही न्यूक्लियर DNA कंसिस्ट आपका करता है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि ह्यूमन हेयर में DNA का सोर्स अगर कोई है तो वो है आपका रूट। न्यूक्लियर DNA का कोई सोर्स है तो वह है आपका रूट। टिप ऑफ द हेयर यूजफुल नहीं है न्यूक्लियर DNA के लिए, क्योंकि कोई भी लिविंग सेल्स नहीं होती, मेडुला भी यूजफुल नहीं होता और शाफ्ट ऑफ द हेयर भी यूज नहीं होता। रूट में आपके लिविंग सेल्स होती है, तब जाके आप वहां से न्यूक्लियर DNA एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, न्यूक्लियर DNA आपको वहीं पे ही मिलेगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। विद द स्टडी ऑफ हेयर ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। अब हेयर की स्टडी को और क्या कहते हो? हिस्टोलॉजी कहते हो, ट्राइकोलॉजी कहते हो, पैथोलॉजी कहते हो, या पैथोलॉजी कहते हो? तो बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो साइंटिफिक स्टडी होती है हेयर की, वो आप पढ़ते हो ट्राइकोलॉजी में। साइंटिफिक स्टडी और हेयर की स्टडी वो कहलाती है ट्राइकोलॉजी। अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो इट इज ट्राइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेयर। हेयर की स्टडी के साथ साथ उसके डिजीजेस भी आ जाते हैं, एंड इट्स डिजीजेस इज नोन एज ट्राइकोलॉजी। तो ह्यूमन हेयर का एनालिसिस, एग्जामिनेशन और हेयर का एग्जामिनेशन साइंटिफिक स्टडी ट्राइकोलॉजी के अंदर पे आती है, कवर होती है। नेक्स्ट है आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन। तो आपके पास एक असर्शन है, आपके पास रीजन है, आपको उसके बारे में बताना है कि असर्शन ट्रू है या फॉल्स है, या रीजन उसको कॉम्प्लीमेंट करता है या नहीं करता है। तो आपका असर्शन कहता है अर्लीस्ट पोस्टमार्टम चेंजेस इन ग्रीनिश डिस्कलरेशन ओवर द फेस। तो सबसे पहले जो पोस्टमार्टम चेंज हो रहा है, जो अर्ली पोस्टमार्टम चेंज हो रहा है, अगर वो ग्रीनिश डिस्कलरेशन हो रहा है कहाँ पे? फेस पे। ये पता चल गया कि अर्ली पोस्टमार्टम चेंज में फेस पे ग्रीनिश डिस्कलरेशन हुआ है। रीजन क्या कहता है? प्यूट्रिफैक्शन प्रोड्यूसेस H2S विच कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म सल्फ हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब प्यूट्रिफैक्शन में क्या होता है? प्यूट्रिफिकेशन और प्यूट्रिफैक्शन जैसे भी आप कहते हो वैसे। तो प्यूट्रिफैक्शन में ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन रही है। कौन सी गैस बन रही है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन रही है, विच कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन। जो बॉडी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उससे जाके कंबाइन होकर सल्फ हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ये सल्फ हीमोग्लोबिन बनाता है, इसके वजह से ही ये कह रहा है कि फेस में ग्रीनिश डिस्कलरेशन हो रहा है पोस्टमार्टम के बाद। ठीक है, wait a minute. या सो ये असर्शन क्या बोल रहा है कि अर्लीस्ट पोस्टमार्टम चेंजेस इज ग्रीनिश डिस्कलरेशन ओवर द फेस। फेस में ग्रीनिश डिस्कलरेशन हो गया है प्यूट्रिफैक्शन की वजह से। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन रही है जो कि कंबाइन होती है हीमोग्लोबिन से और सल्फ हीमोग्लोबिन बनाती है। तो जो सेकंड है रीजन, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि प्यूट्रिफैक्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती ही है और वो जाके हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट रहता है आपकी बॉडी में, उस डेड बॉडी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उससे कंबाइन होकर सल्फ हीमोग्लोबिन बनाती है, जो कैसा दिखता है? ग्रीनिश ब्लू। ग्रीनिश ब्लू इसका कलर होता है, और ये जहां पे भी बनता है वहां पे ग्रीनिश ब्लू डिस्कलरेशन आ जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, करेक्ट है। लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें ये जो अर्लीस्ट पोस्टमार्टम चेंजेस बताया गया है, तो ये जो ग्रीनिश डिस्कलरेशन है वो अर्लीस्ट पोस्टमार्टम चेंज नहीं होता। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्यूट्रिफैक्शन। प्यूट्रिफैक्शन लास्ट का पोस्टमार्टम चेंज होता है, ये अर्ली पोस्टमार्टम चेंज नहीं है जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बना रहा है। तो ये अर्ली पोस्टमार्टम चेंज नहीं है, ये लेटर ऑन इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये अर्ली चेंजेस नहीं होते। तो आप ना पोस्टमार्टम चेंजेस को 3 कैटेगरीज में या मेजरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। अर्ली पोस्टमार्टम चेंजेस या फिर बाद में जो लेटर पोस्टमार्टम चेंजेस, और मिडिल का भी आप कह सकते हो। तो अर्ली पोस्टमार्टम चेंजेस में क्या आते हैं? अल्गर मोटिस, ट्राइगर मोटिस, ये सारी चीजें आते हैं। प्यूट्रिफैक्शन तो लास्ट का, प्यूट्रिफैक्शन, ममीफिकेशन, ये सारे लास्ट क्लास के पोस्टमार्टम चेंजेस हैं। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हो जाता है फॉल्स, क्योंकि जो ग्रीनिश डिस्कलरेशन हो रहा है प्यूट्रिफैक्शन की वजह से वो अर्ली पोस्टमार्टम चेंज नहीं है। तो इसलिए आपका जो असर्शन है, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, क्योंकि प्यूट्रिफैक्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगी ही बनेगी और सल्फ हीमोग्लोबिन बनेगा, और ये सल्फ हीमोग्लोबिन जहां भी बनेगा ग्रीनिश ब्लूइश डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 भी असर्शन रीजन क्वेश्चन है आपका। असर्शन क्या कह रहा है? असर्शन कह रहा है इन पेंट एनालिसिस XRD इज मोर suitable फॉर इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स rather than ऑर्गेनिक पिगमेंट्स। ठीक है, ये जो आपका एग्जामिनेशन है XRD का, दैट इज एक्सरे
एक्सरे डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रोमीट्री या फिर एक्सरे डिफ्रैक्टोमीट्री। ये XRD का फुल फॉर्म क्या है? XRD स्टैंड्स फॉर एक्स-रे डिफ्रैक्शन। ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन या एक्सरे डिफ्रैक्टोमीट्री या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसे हम XRD कहते हैं, जो कि हम मेजरली क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस को एग्जामिन करने के लिए यूज करते हैं। आप क्रिस्टलोग्राफी कब करोगे, या फिर आप जो एक्सरे डिफ्रैक्टोमीट्री है वो तब करोगे जब आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो क्रिस्टलाइन है। ठीक है, वो क्रिस्टलाइन है, तब जाके आप यूज करोगे। ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्टोमीट्री। तो ये असर्शन क्या कह रहा है? पेंट एनालिसिस में आप XRD यूज करते हो तब वो ज़्यादा सूटेबल होता है इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स के लिए एज कम्पेयर टू दी ऑर्गेनिक पिगमेंट्स। तो हम बोल रहे हैं कि इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स में ज़्यादा बेटर है, ऑर्गेनिक पिगमेंट्स में कोई अच्छा वर्क नहीं करता XRD। रीजन क्या है? इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स आर मोर लाइकली टू प्रोड्यूस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रादर देन ऑर्गेनिक पिगमेंट्स। अब ये क्या कह रहा है कि क्यों है? पहले स्टेटमेंट में बोला, असर्शन में बोला कि इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स हम ज़्यादा अच्छे से एग्जामिन कर सकते हैं एज कम्पेयर टू दी ऑर्गेनिक पिगमेंट, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स हैं वो ज़्यादातर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? वो ज़्यादातर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं रादर देन एज कम्पेयर टू दी ऑर्गेनिक पिगमेंट्स। तो ये बिल्कुल सही है आपका। जो XRD है वो कम सूटेबल होता है ऑर्गेनिक पिगमेंट्स के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक पिगमेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिस्टलाइन नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक पिगमेंट से क्रिस्टलाइन होते हैं, और क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस का एग्जामिनेशन करने से आपका जो ये मेथड है XRD, वो अच्छा, जो XRD जो आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रोमीट्री है वो अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो ये दोनों ही सही है, असर्शन रीजन दोनों ही सही है, और रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्या है यहाँ पे? विच इज नॉट ट्रू। ये सारे के सारे स्टेटमेंट से सिर्फ एक स्टेटमेंट ऐसा है जो कि सही नहीं है, बाकी के 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो वो स्टेटमेंट आपको पकड़ के निकालना है विच इज नॉट ट्रू। ये नॉट ट्रू, ये नॉट वाला वर्ड जहाँ पे भी आ जाता है थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे। ठीक है, कि विच इज नॉट ट्रू। पहला स्टेटमेंट क्या है? द केमिकल एंड फिजिकल इफेक्ट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर क्वाइट सिमिलर। The chemical and physical effects of various electromagnetic radiations are quite similar. ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। The potential energy of an atom depends on the electronic configuration. The potential energy of an atom depends on the electronic configuration. Molecular spectra are much more complicated than those of atomic spectra. तो जो आपका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक्सरे कॉज द इजेक्शन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मैटर। तो ये आपके पास ये 4 स्टेटमेंट है, जिसमें से एक स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, एक स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? द केमिकल एंड फिजिकल इफेक्ट ऑफ द वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर क्वाइट सिमिलर, जो कि बिल्कुल सही है। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो EMRs होते हैं उनका केमिकल फिजिकल इफेक्ट मोर और लेस थोड़ा सा सिमिलर होता है। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स that travel 3 lakhs किलोमीटर पर सेकेंड। The only difference is wavelength of frequency। सिर्फ और बाकी सारा कुछ सेम रहता है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है? सिर्फ डिफरेंस आता है उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इट्स इंडिपेंडेंट। ये क्या है? डिपेंडेंट नहीं होती है किसी भी चीज़ पे। जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज़ नॉट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होती है
किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करती। द पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन इन स्पेस एंड डिपेंड्स ओनली इन द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ये किस पे डिपेंड करती है? ये ऐसे तो इंडिपेंडेंट रहती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के डिस्टेंस पे। इट only depends on distance between इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ये है फॉल्स, ये करेक्ट नहीं है। इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सेकंड वाला स्टेटमेंट। ये सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी सारे जो स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल सही है। जैसे कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन दी एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, बिकॉज मॉलिक्यूल्स कैन ऑल्सो वाइब्रेट एंड रोटेट। दिस मीन्स द एनर्जीज एसोसिएटेड विद दीज मोशंस आर नीडेड टू स्टडी सेपरेटली। इसीलिए ही मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा जो होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कम्पेयर टू दी एटॉमिक स्पेक्ट्रा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद में भी वाइब्रेट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, इसलिए आपको उनको सेपरेटली पढ़ना पड़ता है एज कम्पेयर टू दी एटॉमिक वन। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा इज कॉम्प्लिकेटेड देन दी एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। एक्सरे कॉजेज द इजेक्शन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मैटर। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है, क्योंकि जो एक्सरे है वो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने की एनर्जी रखता है और उस प्लेस को वेकेंट कर सकता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। एक्सरे बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर लेते हैं और इसी वजह से ही उनमें एनर्जी इतनी होती है और वो उनमें पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए उन पर यह कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को मैटर से बाहर भगा सकते हैं। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछ रहा है ब्रैग्स इक्वेशन, और ब्रैग इक्वेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। तो ब्रैग इक्वेशन हमने पढ़ी है, ये ब्रैग इक्वेशन या ब्रैग्स इक्वेशन किस टेक्निक से एसोसिएटेड है? डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस से एसोसिएटेड है, एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस से, माइक्रोस्पेक्ट्रल एनालिसिस से, या रिफ्लेक्टेंस एनालिसिस से? बहुत 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 इजी क्वेश्चन है। हम ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ते हैं। तो ब्रैग्स इक्वेशन किस में हम पढ़ते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं। तो डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ अ स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन में आप एक्सरे से रिलेटेड चीज़ें पढ़ोगे, ब्रैग्स इक्वेशन इस पे काम नहीं करता। इसमें कौन सा इक्वेशन काम करता है याद करो, हमने पढ़ा भी है। अभी इस मूवमेंट पे मुझे एकदम से उसका नाम याद नहीं आ रहा है। एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में हमने पढ़ा था, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पे वो चीज़ें काम करती हैं। ब्रैग्स इक्वेशन किससे है? वेट, ब्रैग्स इक्वेशन ही मैंने लैम्बर्ट्स बियर्ड लॉ से कंफ्यूज कर लिया अब यहाँ पे। वेट अ मिनट, यस, क्रिस्टलोग्राफी में ब्रैग्स इक्वेशन लगती है और स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या लगती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपकी लगती है लैम्बर्ट्स बियर्ड लॉ। तो ये आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में आपकी लगेगी ब्रैग्स इक्वेशन। ठीक है, ब्रैग्स इक्वेशन। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने लगनी है लैम्बर्ट्स बियर्ड लॉ। ठीक है, लैम्बर्ट्स बियर्ड लॉ स्पेक्ट्रोस्कोपी में लगती है, ब्रैग्स इक्वेशन लगती है आपकी एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस में,
और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में, ठीक है। तो ब्रैग्स इक्वेशन और लैम्बर्ट बियर लॉ को कंफ्यूज नहीं करना है। मैंने बियर लॉ मतलब ब्रैग्स और बियर को थोड़ा सा कंफ्यूज कर लिया अभी इसी मोमेंट पे। ब्रैग्स इक्वेशन किस पे काम करती है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पे काम करती है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के एनालिसिस में काम करती है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में लैम्बर्ट बियर लॉ काम करती है, जो कि आपके मैटर के थिकनेस और कॉन्सेंट्रेशन पे बेस्ड रहता है। ब्रैग्स इक्वेशन आपके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की पोजीशन और सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एनालिसिस, ठीक है। तो ब्रैग्स इक्वेशन लगती है एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन आपसे क्या कह रहा है? अच्छा, मैं यहाँ पे लिख दूं क्या ब्रैग्स इक्वेशन? ब्रैग्स इक्वेशन का कभी इक्वेशन पूछा तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ये है आपका ब्रैग्स इक्वेशन, ठीक है।